ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। तो हमें क्या बोल रहा था कि जो CH3Cl इस प्रोसेस में बना है, CH3Cl को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में होगा ये, बट फिर भी 100% प्योर प्रोडक्ट इससे कभी एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। फिर हम क्या कर रहे हैं, आगे इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं हम क्लोरीन के साथ, और जैसे ही आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्लोरीन और HNU के साथ, तो अब ये क्लोरीन हर जगह जा सकता है। फ्री रेडिकल तो कहीं भी बन सकता है ना, यहां पे भी बन सकता है फ्री रेडिकल, यहां पे भी बन सकता है फ्री रेडिकल, है कि नहीं? दोनों जगह फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मान लो कि पहला पोजीशन में फ्री रेडिकल बन गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया पहले वाले पोजीशन से, ये एक पॉसिबिलिटी है। इस टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स को हम कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। उसी तरीके से पड़ोस वाले लोकेशन में भी फ्री रेडिकल बन सकता है, CH3 CH CH3, यहां पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। और हमें यहां पे ये देखना होगा कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, या ज्यादा प्रोडक्ट किससे बनेगा, हमें ज्यादा प्रोडक्ट हमें किससे मिलेगा, वो चीज हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसको प्रैक्टिकली प्रेडिक्ट करना आसान होता है। एक सेकंड देना, ये 2 कैमरे लगे हुए, एक की तरफ ही देखना है। हाँ, तुम लोग तो एक ही कैमरे यूज कर रहे हो ना देखने के लिए। चलिए, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारे पास दो पोजीशन है फ्री रेडिकल के, ये 1 डिग्री पोजीशन है, ये 2 डिग्री पोजीशन। आपको पता होगा कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इसी से सारे काम हो जाएंगे। मुझे देखने के लिए, फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए तो क्या कार्बोकटाइन जैसा होगा? तो इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जस्ट लाइक कार्बोकटाइन, इनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करना है जैसे हम कार्बोकटाइन का चेक करते हैं, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। हाँ, कोई इशू नहीं है। तो जस्ट लाइक कार्बोकटाइन इनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करना पड़ता है, दैट्स इट। तो इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जितने इसमें प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहां से प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे एक ही प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। इज दिस क्लियर? तो आप बिल्कुल कार्बोकटाइन जैसा इनका चेक कर लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कोई बुद्धि नहीं लगाना इसमें, चुपचाप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चेक कर लेना। क्लियर है? बाकी इसके पहले कॉन्जुगेशन, और उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें थोड़ी ना वो जो दूसरा वाला कौन सा होता है, वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम वगैरह इसमें होगा, इससे तो कुछ होता ही नहीं। पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम वगैरह वो सब कुछ भी नहीं है। एरोमेटिसिटी आता थोड़ी ना, डांसिंग रेजोनेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें बस कॉन्जुगेशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हम चेक करें, हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो इसमें 2 डिग्री वाला पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट थोड़ा कम मिलेगा। और ऐसे हम इसको प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 2 डिग्री वाले से प्रोडक्ट हमें मिलता है थोड़ा ज्यादा, CH3 CH, यहां पे Cl और CH3, और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Cl, ये वाला मिलता है 55% और दूसरा वाला मिलता है 45%। मतलब स्टेबिलिटी ही इकलौता पैरामीटर नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो 2 डिग्री वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के, बट फिर भी 1 डिग्री के काफी ज्यादा बन रहा है। 45% में हम इसको मतलब मेजर माइनर कह तो सकते हैं, बट फिर हमें दिल से नहीं मानेंगे ना कि वो माइनर है, आधा आधा बन रहा है ऑलमोस्ट दोनों, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद
अरे यार इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 5:2, किसी को याद है क्या? मैं भूल गया। 5:3.8 या 2.8 कुछ होता है, बट मैं कंप्लीटली भूल गया इसका कितना कितना रेशियो होता है। हाँ भी आ रहे 1 डिग्री वाला ज्यादा क्यों बन रहा है उस पर? 5:2 याद ही नहीं आ रहा, गूगल कर लेता हूँ। फ्री रेडिकल रेशियो, गूगल इमेज सर्च सबसे बेस्ट। एक मिनट देना, मैं एक बार गूगल में चेक कर रहा हूँ। 3.8:1 ऐसा लग रहा है। सेलेक्टिविटी इन रेडिकल हेलोजिनेशन, बहुत सही, मिल भी नहीं रहा। एक में मिला 5:3.6:1, चलो क्लोज है। मेरे को 3.8 याद है और 3.6 लिख रहा है, चलेगा। देखिए, तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन CHLORINATION, क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट 3°:2°:1 का अगर रेशियो देखा जाए तो इट इज ऑब्जर्व दैट 5 गुना ज्यादा 3 डिग्री बनता है। 3.6 टाइम्स, मुझे 3.8 याद आ रहा है, (1) मतलब 1 डिग्री से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है 3 डिग्री वाला, 3 टाइम्स। और इसी का अगर ब्रोमिनेशन का आप देखो तो ब्रोमिनेशन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 1600, मेरा आवाज कान में गुंज रहा है मुझे, (99:1) तो सवाल जब बनती है तो क्लोरीनेशन से पूछा जाता है, बोलता है क्लोरीनेशन में बताओ किसका ज्यादा बनेगा किसका कम बनेगा, किसका ज्यादा बनेगा किसका कम बनेगा, क्लोरीनेशन उससे पूछा जाता है। प्लस एच इफेक्ट भी देखने की जरूरत नहीं है उसमें, बस वो देख लेना, क्योंकि ये फ्री रेडिकल वाले बड़े अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं। ये कभी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं, कभी नहीं ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं। हे हर्षिता, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये मैं क्या बताया अभी। जो फ्री रेडिकल का सीन है ना, थोड़ा सा खराब सीन है। कार्बन फ्री रेडिकल है, मान लो ऐसे हाइड्रोजन 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 3 ठो है। कभी कभी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको कार्बन मिलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल एक ऑक्यूपाई करके ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करके बैठेगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स इस तरीके से लगे हो, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में घुसे ही ना, कार्बन नॉर्मल अपना sp2 का हाइब्रिडाइजेशन लेके बैठा रहे, और फ्री रेडिकल इसका खाली p ऑर्बिटल में हो, एक इलेक्ट्रॉन खाली p ऑर्बिटल में। तो sp3 भी होता है sp2 भी होता है। हाँ आ रहे रोशन, उस पर आ रहे हैं अभी। तो sp3 sp2 दोनों चीजें हो सकती हैं। ये फ्री रेडिकल कभी इधर कभी उधर करता रहता है, और यहां पे प्योर p ऑर्बिटल में है और यहां पे sp3 ऑर्बिटल में है। अगर आप एनर्जी का, अगर आपको थोड़ा सा याद है, s ऑर्बिटल का एनर्जी, यहाँ पे p ऑर्बिटल का एनर्जी, sp3 ऑर्बिटल प्रीटी क्लोज टू p ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल दोनों के बीच में, sp2 ऑर्बिटल यहाँ पे। वाह, लाइन के हिसाब से बड़ा सही बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर भी जंप कर सकता है और नीचे भी जंप कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो sp2 sp3 दोनों के बीच में से कुछ कुछ होता रहता है फ्री रेडिकल का, तो इसलिए फिर sp2 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा दिखाने लगेगा।
प्लस एच इसमें होने लगेगा, बट देन फिर ये ढंग का है ही नहीं, तो फिर कैसे कंपेयर करें, इसलिए हम फिर वो सब देखते नहीं है, चुपचाप इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेफेस्ट वे। एनीवेज, तो मैं अभी क्लोरीनेशन की बात कर रहा था, मैंने बोला कि 3 डिग्री 5 गुना ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, और 2 डिग्री वाला 3.6 गुना ज्यादा बनता है क्लोरीनेशन के केस में। ठीक है, तो आपको अगर सवाल में पूछा जाए उस वाले क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा बड़ा सवाल देके दिखाता हूं मैं, ये वाला केस, वही वाला कर लेते हैं, क्या जा रहा है। एक 3 डिग्री चाहता था वैसे मैं, चलो एक 3 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना लिया एक 3 डिग्री। इस पे हम अगर कराने जा रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन, तो Cl2H नहीं। मोनोक्लोरिनेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम एक ही क्लोरीन जोड़ने वाले हैं इसमें। अब देखो, एक क्लोरीन कहां कहां पोजीशन पे जोड़ सकता है, बताओ मुझे, कहां कहां पोजीशन से एक एक क्लोरीन जोड़ने का। सबसे पहले आप 1 डिग्री वाले पोजीशन देखोगे तो ये एक पोजीशन मिलेगा आपको, ये ऊपर वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, और यहां एक 1 डिग्री का पोजीशन मिलेगा, तो आपको 1 डिग्री के दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको 1 डिग्री के दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और दूसरे में, कहां गया, और दूसरे में साइड में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड, यहां पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। दो पॉसिबिलिटीज है 1 डिग्री के। 2 डिग्री का एक पॉसिबिलिटी है, यहां पे ये 2 डिग्री पोजीशन है, यहां पे अगर क्लोरीन जुड़ जाता है तो 2 डिग्री पोजीशन है, तो एक 2 डिग्री का भी हो जाएगा प्रोडक्ट, इधर क्लोरीन। और एक 3 डिग्री का भी पोजीशन है, ये हो गया 3 डिग्री वाला पोजीशन। क्या मेरा बात समझ में आया, क्या मेरा बात समझ में आया। ये दोनों 1 डिग्री पोजीशंस हैं, ये 2 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना, चार अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर दे देंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बड़ा आसान है, अलग अलग जगह क्लोरीन जोड़ लो, देख लो कौन कौन से क्या क्या बन रहा है। तो इसका आंसर क्या देंगे बोलिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया तो क्या आंसर दे देंगे, फटाफट बताइए। ए ए नंबर नंबर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल गलत बोला है, आंसर हो जाएगा 5, और उसका रीजन है कि एक कायरल कार्बन है यहां पे। बहुत सही, इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा करके नोटबुक में लिख लो कि आगे से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर्स जरूर से चेक करें। लिख लीजिए, लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया, स्टीरियो आइसोमर्स चेक करना जरूरी है। हो गया, बाकी और कहीं पे कायरल कार्बन नहीं है, नोट कर लिए। और ये हो चुका है पहले, लोगों ने गलत आंसर देके आए हैं। फॉर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें ऑलवेज चेक फॉर ऑप्टिकल। दिखता नहीं है इसलिए अलग से देखना पड़ेगा ऑप्टिकल। तो आंसर हो जाएगा 5 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें, 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कूल, लिख लिए, बक्सा बना लिए, इस पे भूल जाएंगे ये, पन्ना पलटोगे दिखेगा, पन्ना नहीं पलटोगे नहीं दिखेगा, भूल जाओगे फिर। और पेपर में एक बार दो बार क्वेश्चन गलती करोगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। 5 हो गया ना, ये जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है दो अलग अलग होगा, मान लो अगर एक आर हुआ तो दूसरा एस होगा इसका, क्योंकि कायरल कार्बन है ना यहाँ पे, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरा तरफ आइसोप्रोपाइल, तीसरी तरफ क्लोरीन, चौथे तरफ। ठीक, तो ऐसे हमको हमेशा देखते रहना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्वेश्चन। मैं करवाऊंगा आगे और मिलेगा इस तरीके का नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाले केस। देखिएगा, हमको पता है कि जो 3 डिग्री वाला बनेगा वो 3 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री, राइट। 3 डिग्री वाला कितना बनेगा, 3 डिग्री वाला कितना बनेगा, 5 गुना बनेगा। अगर 1 डिग्री वाला 1 गुना बन रहा है तो मतलब 5 गुना ज्यादा बनेगा 3 डिग्री का, और 2 डिग्री वाले का था 3.6 और 3.8, इन दोनों में से, राइट। बट ये देखो कि 1 डिग्री वाला पोजीशन बन तो कम रहा है,
बट 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है जो तोड़ तोड़ के बनाएगा? मॉलिक्यूल्स आपके ढेर सारे हैं, 1 डिग्री कम बनता है, बट 1 डिग्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन बहुत है। इस केस में हमारे पास नॉट 9 टाइम्स मोर चांस है, 9 गुना ज्यादा चांस है 1 डिग्री बनने का, जबकि 3 डिग्री बनने का एक ही चांस है और 2 डिग्री वाला बनने के 2 चांसेस हैं। तो जो एक्चुअल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो तो इनका मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा ना, कि कितने उसमें ऐसे हाइड्रोजन हैं मल्टीप्लाइड बाई वो कौन सा डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाला ऑल्दो 1 एक ही गुना बनता है, बट 9 इंटू 1 9 हो जाता है, 5 इंटू 1 5 हो जाता है, और 3.6 इंटू 2 हो जाता है 36 दुगुना 72। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? 1 डिग्री से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, ऑल्दो इसका बनने का चांस बहुत कम है। ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, हमेशा एग्जैक्टली इतना नहीं आएगा कि 9 गुना ज्यादा बने जाएगा। हाँ, कैसे काउंट करेंगे? हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेंगे, जैसे रोशन ने अभी बताया, हम चुपचाप हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेंगे। तो इस केस में क्या हो गया, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन टूटने का चांस है, और यहां पे 3 हाइड्रोजन टूटने का चांस है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन। उसी तरीके से इस पोजीशन को अगर आप देखोगे, इसमें 2 हाइड्रोजन के चांसेस है, यहां पे एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है। कूल है? आ गया? ऊपर वाला एक बार करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइज आंसर नहीं आएगा बट क्लोज इनफ, समझ में तो आया। तो देखिए यहां पे 2 ही पोजीशन है, एक 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। 2 डिग्री का कितना परसेंट ज्यादा बनता है? 3.6%। 1 डिग्री का 1 होता है इसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी के हिसाब से। 2 डिग्री वाले पोजीशन कितने हैं? 2 है, 2 बार चांस इसके बनने का, जबकि 1 डिग्री बनने का कितने चांसेस है? 3 और 3 6। तो ये देखो करेक्ट नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 100% करेक्ट आ जाएगा, थियोरेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, 6 2 12, 3 2 6 7 7, तो मतलब एक अप्रोक्सीमेटली मतलब उस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इससे सवाल पूछा, ये जो मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, कितने ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेशियो है 5:3.8 वाला शायद दे दिया था उन्होंने क्वेश्चन में। चलिए थोड़ा सा कंपाउंड को बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर सको। इसको करिए मोनोक्लोरिनेशन, स्क्रॉल कर रहा हूं, मोनोक्लोरिनेशन करिए। हाँ नीचे कर देता हूं, हो गया वैष्णवी, इस पे करो फटाफट, कितने कितने चांसेस हैं बनने का। बाद में फिर हम इस तरीके से परसेंटेज चाहे तो निकाल सकते हैं, 7.2 डिवाइडेड बाई 6 + 7.2 × 100। एक बार करके देख लेते हैं कितना परसेंट आ रहा है। कैलकुलेटर किधर है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कुछ। 7.2 डिवाइडेड बाई 12 13.2
54 आ रहा है, तो बहुत सही रिजल्ट आ रहा है। 54.54 आया, 55-45 वाला बताया था ना, तो 54.54 आया परसेंटेज। इसका बता दो परसेंटेज फटाफट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। बताओ बताओ बताओ, आ गया? चलो, कितने चांस? 3, 6, 9, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री के ऐसे लिख लेते हैं पहले, 3, 2, 1। क्लोरीनेशन का रेशियो 5, 3.6, 1। 1 डिग्री के कितने तरीके? 9 तरीके। 2 डिग्री के कितने तरीके? 3 और 2 और 2 4। देखो ज्यादा हो गया ये 2 डिग्री वाला। और 3 डिग्री का एक ही तरीका है, तो 3.6 इंटू 4, 3 4 12, 6 4 24, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। और अगर रेशियो निकालने के बोला जाए, कैलकुलेटर अंदर डाल दिया, रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो कैसे निकालेंगे? 5 डिवाइडेड बाई टोटल, 5 प्लस 14.4 प्लस 9 इंटू 100%। इससे आपको परसेंटेज मिलेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रोज एक बार क्लास में चार्जर खुल के गिरता है। क्योंकि मैं इस पे नाच रहा होता हूं। Guys, turns out you should not dance on the charger. It's not a good practice. पे नाचने के लिए नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका आंसर समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलो। चलो एक और मुझे करके बस मुझे कंफर्मेशन दे दो कि सब कुछ समझ में आ गया है। एक और करके कंफर्मेशन दे दो मुझे कि सब कुछ समझ में आ चुका है। ये कंपाउंड है, बस मुझे परसेंटेज में आंसर बताओ। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री कितना होगा? परसेंट अजीब सा हो रहा है। अजीब कैसे होता है रे परसेंट? मैं कर देता हूं परसेंटेज कैलकुलेट, ये वाला कर चल। परसेंटेज थोड़ी अजीब होता है। कितना हो गया? 5 प्लस 14.4 प्लस 9, 20। तुम लोगों को नहीं करना कैलकुलेटर यूज। 28.4, 5 डिवाइडेड बाई m प्लस, ये हो गया 17.6%। 2 डिग्री का हो जाएगा, तो बस डेटा बदलना है। यार मैं कैलकुलेटर यूज करना भूल गया। इंसर्ट 14.4, 50.7 हो गया अगला वाला, तो 70, 20 और ये 30 के आसपास हो जाएगा। और क्या, 32-33%। गलत ठीक जो भी है ऐसे ही होगा। 1 डिग्री का 17%, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा 14.4 है, तो देख लेना। देख ऐसे देख ले, परसेंटेज ऐसे रफली कैलकुलेट कर ले। 9 और 5 कितना होता है? 9 और 5 मिला के 14 होता है। दूसरे वाले का 14.4 है, तो इसका 50-50 ऐसे ही हो गया, तो इसको 50 के आसपास है। देख आंसर। मैंने तो कैलकुलेटर से किया, मैंने कैलकुलेटर से किया, मेरा सही है। अच्छा, तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया कैलकुलेटर में, इस वजह से नीचे वाला सम में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अनन्या क्या कह रही है? NID नीचे, ओके, थोड़ा सा नीचे, ओके गॉट इट। ये वाला हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन।
ये वाले का है 45 और 55 वाला एकदम एग्जैक्ट बन रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस किताब में देखा था ना थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिकल लिखा नहीं। प्रैक्टिकल इतना अप्रोप्रिएट कभी नहीं आएगा। थ्योरी कर रहे हो, प्रैक्टिकल में एकदम अप्रोप्रिएट जिंदगी में कभी नहीं आता, हमेशा गलत आता। चलिए, ये वाले का आंसर आया किसी का? ये वाले का आंसर आया किसी का? 64.28, 64.1, ये तो कभी हो ही नहीं सकता इतना ज्यादा, इट इज इम्पॉसिबल। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और कितने कितने होते हैं? 1600। 1600 गुना ज्यादा होता है, 1600 इज टू 100 इज टू 1, 1601। 3 डिग्री के कितने पोजीशन है? 1। 1 डिग्री का कितना पोजीशन है? 9। तो मतलब ब्रोमिनेशन के केस में आपको बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 3 डिग्री हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही बनाएगा। हम क्या करें? क्लोरीनेशन दिया नहीं, क्वेश्चन में करके आ जाओगे? ऐसे तो गलत जी, तो गलत बात है, हैं? ब्रोमिनेशन इस तरीके से आप करें, ठीक है? तो ब्रोमिनेशन के केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा होता है 1600 गुना। तो ऐसे ही होता है, एग्जाम हॉल में मास्टर लोग ऐसे ही तुम्हारे मजे लेके निकल जाते हैं। चलिए, ये तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन हुआ। चलते हैं अब आयोडीनेशन पे, चलते हैं हम आयोडीनेशन पे। चलिए, ये वाले क्या लिखा हुआ है बोर्ड में? बेकार। आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन अभी रह रहा है, क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन अब रह रहा है। अच्छा, टेप लो, टेप लो भाई, टेप लो। हाँ वही, इसमें फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना ब्रोमिनेशन के केस में। तो इसलिए याद रखना पड़ता है कि क्लोरीनेशन हो तो फिर झमेला होता है, ब्रोमिनेशन हो तो फिर ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है कि कितना हाइड्रोजन्स है, उससे कोई मटेरियल है। डन, ऑल राइट। चलिए, आयोडीनेशन के बारे में देखते हैं। आयोडीनेशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि इट बिकम्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि जब आप CH4 के साथ आयोडीनेशन करवा रहे हो तो ये वापस बनने लग जाएगा। क्या बनेगा? CH3I और फिर HI। यहां HI का बॉन्ड और CH3I का बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और वापस प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। क्या ये क्लियर है? इस रिएक्शन को अगर एक बार देखो, ढंग से देखो, तो I2 से बनता है I-, दोनों केसेस में। तो ये बेसिकली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, राइट? आयोडीन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1, दिख ही रहा होगा। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, रिडक्शन हो रहा है। हो गया? चलिए, अच्छा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार चेक कर लेना जरा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। ठीक है, तो कार्बन पे -4 आ गया। और अगर कार्बन के साथ हम आयोडीन को जोड़ देते हैं तो यहां पे आयोडीन खुद -1 ले लेगा, कार्बन को +1 दे देगा। बाकी हाइड्रोजन्स कार्बन को -3 करेगा। तो ओवरऑल अब कार्बन का हो गया है -2। तो अगर कार्बन की टर्म्स में बात करें तो कार्बन की होती है ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ऐसे हो रहा है रिडक्शन, ऐसे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन।
ऊपर वाले भी रिडॉक्स रिएक्शन है, सारे रिडॉक्स है। अच्छा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ कनेक्ट होता है तो हाइड्रोजन पे आता है +1, यहां पे -1। जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्ट होता है तब भी हाइड्रोजन के पास +1 ही रहता है। तो देखो हाइड्रोजन पे कुछ खास चेंज नहीं होता, हाइड्रोजन यहां भी +1 वहां भी +1। इज दिस क्लियर? तो आयोडीन और कार्बन में से जो चेंज होता है वो बस इन्हीं दोनों का होता है, आयोडीन और कार्बन का चेंज। क्लियर है? मैंने रिडॉक्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जब आपका हेट्रो एटम्स कनेक्टेड है, मान लो ए और बी हेट्रो एटम कनेक्टेड है, और अगर मैं बोल देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए जो होता है उसका ज्यादा है बी से, तो उस केस में अगर दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो ए का हो जाएगा -1 और बी का हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? अगर ए और बी के बीच में दो बॉन्ड्स हैं तो ए का हो जाएगा -2 और बी का हो जाएगा +2। तो पहले प्लस और माइनस साइन डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इस पे साइन होगा वो डिटरमाइन करता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद जो नंबर लिखा जाएगा वो डिटरमाइन करता है बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड टूटे हैं। क्लियर? तो देखो कार्बन और आयोडीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइन डिटरमाइन किया माइनस और कार्बन पे प्लस, क्योंकि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद एक ही बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तो इसलिए 1 और 1। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और 2.1। क्लियर है? चलिए एक और चीज देखते हैं। अगर हम HI की बात करें तो HI यहां पे देखो क्या कर रहा है, HI देखो यहां पे क्या कर रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में आ रहा है, -1 स्टेट से 0 में आ रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है इसका -1 से 0 में आने का मतलब? ऑक्सीडेशन हो रहा है। गुड। और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड इज वीक, बिकॉज H और आयोडीन का जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज वीक, तो बड़े आराम से ये बॉन्ड टूट जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम कर सकता है। आपको पता ही है कि ये पूरा HCl, HBr, HF इन सब में से HI जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो हम सभी को पता ही है। और साथ में हमने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। हमने ये भी देखा कि ये रिएक्शन जो होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, राइट? तो रिडॉक्स कर रहा हूं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोगों को पता है थोड़ी देर काम करेगा फिर बंद हो जाएगा, बिल्कुल चाइनीज रिएक्शन होती है ये रिएक्शन, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, तुरंत ही खराब हो जाता है रिएक्शन, कोई भरोसा नहीं कर सकते ऐसे रिएक्शंस का। तो इन रिएक्शंस के लिए अगर आपको आगे ड्राइव करना है तो हम यूज करते हैं लीचेटलियर्स का। और लीचेटलियर क्या कहता है कि आप एक काम करो, इफ यू वांट मोर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट को रिमूव करो, इफ यू वांट मोर प्रोडक्ट देन रिमूव इट। प्रोडक्ट को रिमूव करते जाओ वो बनाते जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, CH3I को एज सच रिमूव करने का हमारे पास कोई अच्छा तरीका है नहीं, तो हम ये HI को रिमूव कर देते हैं और इसको HiO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यहां पे आयोडीन अपने सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में प्रेजेंट है। HiO4 होता तो वो पर आयोडिक एसिड होता सबसे ज्यादा होता, 3 है तो +5 है, वरना +7 होता। तो रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूस करने के लिए खतरनाक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये रिड्यूस होगा खुद से, और ये जब रिड्यूस होगा तो रिएक्शन में I2 बनता रहेगा। और ये देखिए रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है,
और यहाँ पे प्रोडक्ट डिक्रीज है। समझ में आया? रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, आइडियल कंडीशन रिएक्शन को पुश करने के लिए, और साथ में बाई प्रोडक्ट के नाम पे बन रहा है पानी, और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। बनो जितना पानी बनना है, हम क्या करेंगे। लास्ट पॉइंट में यह था, ली चैटलियर से हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है, जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करवा दो। प्रोडक्ट अगर कम होने लग जाए, घटाने लग जाओ, अब जैसे प्रोडक्ट बना उसको हटा दो वहां से, रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम अचीव करने जाएगा, फिर हटा दो, फिर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, फिर हटा दो, फिर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, फिर हटा दो इक्विलिब्रियम। और साथ में अगर आपको आयोडीन वापस भी मिल रहा है तो और अच्छी बात है, रिएक्टेंट डालते जाओ, इक्विलिब्रियम बनने ही नहीं देगा, वो बढ़ाते रहेगा प्रोडक्ट को। और हमने ऐसा रिएजेंट डाला HiO3 जिससे हमारा रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मस्त, प्रोडक्ट घट रहा है, मस्त। क्या ये क्लियर है? ठीक है। इसके जगह में आप और भी यूज कर सकते हो, HiO3 लैब में हमेशा मिलता नहीं है, तो इसके जगह में आप कोई सा भी यूज कर लो, HNO3 यूज कर लो, काम चल जाएगा आपका। MnO4 डाल दो, उसमें इंप्यूरिटीज बढ़ जाएगी पर ये भी काम कर जाएगा, HNO3 भी। नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +5, अब नाइट्रोजन तो घटेगा ना बस, और बाकी गैसेस बनेगी, उड़ के निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन स्पेलिंग HiO3 रिएक्शन को बढ़ाता नहीं, HiO3 रिएक्शन, इधर देखो, ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, रिएक्शन चालू हुआ, अरे कहां गया, रिएक्शन चालू हुआ, मैंने 1 मोल से रिएक्शन को चालू किया था, थोड़ी देर बाद ये बना 1 - x, ये बना x, और ये Kc के बराबर हो गया, ठीक है, ये QC जो है Kc के बराबर हो गया, ठीक है, बर्बाद, खत्म हो जाएगा रिएक्शन, रुक जाएगा रिएक्शन। अगर मुझे रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करना है, हाँ मैं आयोडीनेशन वाला बता दे रहा हूँ, आयोडीनेशन वाला बता रहा हूँ, नहीं हम HiO3 को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ कह लो, एक रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग होगा ही, मतलब रिड्यूस को किसी को कर सके, मतलब ऐसा ऑप्शन देखो। तो ऐसा इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होना, इस चीज को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन होना। और एक जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो बी बनना बंद हो जाता है, ऐसा बाहर से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बी का फिक्स हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में इतना ही बनेगा बी, उससे ज्यादा बी बनेगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो, इसमें और बी आप बना ही नहीं सकते, ठीक है, इससे हम और भी बना ही नहीं सकते, और ए का भी 1 - x में कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, और खत्म थोड़ी हुआ है अभी, रिएक्टेंट अभी तुम्हारा कंज्यूम ही नहीं हुआ, अनरिएक्टेड अमाउंट बच जाएगा। बट ये कहता है कि अगर आप इस अमाउंट को निकाल लेते हो रिएक्शन में से, रिमूव कर लो रिएक्शन में से, मान लो बना कोई सॉलिड स्टेट में बना, तो उसको निकाल लो रिएक्शन से, अलग कर दो, अलग कर दिए तो अब ये रिएक्शन एक्स हट गया इसमें से, तो ये रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए जाएगा, जो 1 - x है वो और घटेगा, ये और बनेगा, बना कि नहीं। तो एक तरीका होता है कि आप प्रोडक्ट को रिमूव करो, और प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो रिएक्शन बोलेगा हाउ डेयर यू, और फिर आगे और बढ़ते रहेगा रिएक्शन, और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। फिर y बना, y को रिमूव कर दो, हटा लो रिएक्शन में से, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन को बोलेगा अरे अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं बना, फिर से करते हैं जी, x - y - z हो जाएगा, ऐसा तो चलता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, आपको बस b हटाते रहना, एक तरीका। दूसरा तरीका, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद आप a डालते रहो रिएक्शन में, तो a डालोगे, a का अमाउंट मान लो पहले 1 था, 1 से 1 - x हुआ तो x बना, अब इसमें तुमने b हटाने से, b को हटाने से, b को हटाने की जगह में तुम इसमें क्या किए, a और डाल दी, और 1 मोल a डाल दिया, तो क्या हो गया, अब
फिर से रिएक्शन होने लग जाएगा और बोलेगा अरे अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, चलो इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं और राइट हैंड साइड में ट्रेवल करते हैं। हम इसी चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ये रिएक्शन में। जो हमारा CH4 प्लस I2 वाली रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या बना रहा है, CH3I प्लस I2 सॉरी प्लस HI। और इस रिएक्शन को हम फर्दर और पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पुश इसको किस तरीके से कर रहे हैं, HI को रिमूव करके। तो HI रिमूव करने का क्या तरीका है, इसमें साथ में हम एक रिएजेंट मिला दे रहे हैं HiO3 और HiO3 के साथ जब आयोडीन रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, ये वापस I2 बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। फिर एक फायदा हुआ, HI हट गया ना इस रिएक्शन में से, HI तो गायब हो गया रिएक्शन में से, तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड पुश हो जाएगा। और एक फायदा और है, आपका रिएक्टेंट और मिल गया तो I2 अब दोबारा आ जाएगा यहां पे, फिर रिएक्शन हो सकता है। समझ में आया? तो इधर आप रिएक्टेंट इंक्रीज करो या प्रोडक्ट को डिक्रीज करो, दोनों केसेस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम आयोडीनेशन कर सकते हैं। हाँ सॉरी, बताओ क्या हुआ? ओ, किसी ने पूछ लिया क्या तेरा सवाल? फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन में the reaction is very very fast, the reaction is very very fast, इतना फास्ट कि एक्सप्लोसिव हो जाता है। फ्लोरिनेशन इज सो फास्ट, इतना जल्दी हो जाता है, फ्लोरीन गैस इतना जल्दी रिएक्शन कर जाता है। मतलब तुमने यहां पे CH4 लिया, तुमने यहां पे फ्लोरीन लिया और जैसे ही तुमने इस पे लाइट चमकाया फूट जाएगा, इतना जल्दी रिएक्शन कर जाएगा ये। ठीक है, जिथात ने पूछ लिया। मैसेज भी नहीं डिलीट कर सकते? ओ हाँ, इनका मैसेज भी डिलीट नहीं हो सकता, इनको पेट में बहुत दर्द हुआ होगा। तो फ्लोरिनेशन जो होता है एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, CH4 के साथ मिलाते ही फूट जाता है, बम फूट जाता है। तो और फ्लोरीन गैस आपको ऐसे मिलेगा भी नहीं कि हाँ फ्लोरीन गैस रास्ते में पड़ा हुआ है उठा लो, ऐसे नहीं होता। फ्लोरीन का तुम लोगों को पता है कि जो E0 वैल्यू होती है इसकी सबसे मतलब ज्यादा होती है E0 वैल्यू फ्लोरीन का। F2 से F- बनने का जो E0 वैल्यू होता है बहुत ज्यादा होता है इसका, तो ये F- बन जाएगा तुरंत, ऐसे मिलता ही नहीं है फ्लोरीन गैस कि लेके हम यूज करें, नहीं मिलता। तो खैर फ्लोरीन गैस को हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, हेंस कैन नॉट बी डन। इन रिएक्शंस को करने के लिए अगर आपको आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन दोनों रिएक्शन में मुश्किल फेस हुआ ना आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन दोनों करने के लिए, तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम एक तरीके से करते हैं जिसको कहा जाता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन, फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो अगर आयोडीन लगाना हो या फिर फ्लोरीन लगाना हो एल्केन से, तो आप क्या यूज करोगे, हैलाइड एक्सचेंज मेथड इस्तेमाल करोगे। एल्केन को पहले एक ब्रोमीन या फिर क्लोरीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसको आयोडीन या फिर फ्लोरीन में कन्वर्ट करना होगा, एक्सचेंज करेंगे हैलोजन को। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, हमारे पास मान लो हमने पहले RBr क्रिएट किया, अब इस RBr से हम RF क्रिएट करेंगे या फिर इस RBr से हम RI क्रिएट करेंगे। एक्सचेंज हुआ ना हैलोजन, तो इसमें आप RBr ले सकते हो या फिर RCl ले सकते हो। ये दो नेम रिएक्शंस हैं, जिन्होंने बनाया था उनके नाम अपने अपने नाम पे किए हैं। पहले वाला जो आयोडीनेशन के लिए होता है इसको कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रैंकेनस्टाइन नहीं, फिंकलस्टीन, इसको कहा जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ब्रोमीन से आयोडीन में कन्वर्ट करना, और फ्लोरीन में जब जाता है उसको कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। हाँ याद है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये दो रिएक्शन स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन को इज्जत क्यों मिला, बताओ? फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन को इज्जत क्यों मिला? क्यों? क्योंकि जो आयोडीनेशन वाला प्रोसेस है
दैट इज अ स्लो प्रोसेस, साथ में दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज होता है, और फ्लोरिनेशन करवाया ही नहीं जा सकता, डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो ही नहीं सकता, इनको बस एक्सचेंज मेथड से ही आप करवा सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है ना एकदम। तो आज हमने पहला ये जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हमने किस तरीके से प्रिपेयर किया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बट ये हो सकता है ओनली फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन इफेक्टिवली। बाकियों को अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा और फिर खत्म। तो अगर इसको आपको करवाना है डायरेक्ट हैलोजिनेशन, तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन आप क्लोरीन ब्रोमीन का ही करवाइए, बाकी लोगों का क्लोरीन ब्रोमीन बनवाने के बाद आप जाइए फिंकेलस्टीन या स्वार्ट्स रिएक्शन करने। स्वार्ट्स फ्लोरीन के लिए होता है, फिंकेलस्टीन आयोडीन के लिए होता है। तो इसमें थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्स दोनों एनसीईआरटी में इकट्ठा लिखा हुआ है, दो लाइन छोड़ दीजिए और एनसीईआरटी से देख के रिएक्शन के बारे में खुद ही से लिख लीजिएगा, स्वार्ट्स क्या होता है और फिंकेलस्टीन क्या होता है। कुछ भी समझाने का लायक इसमें नहीं है, मतलब है समझाने के लायक, पर मैं समझाने घुस जाऊंगा तो मैं तुम लोग पागल हो जाओगे। मूड किसी दिन हुआ तो फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्स के बारे में आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देखो तो कुछ नहीं है, अंदर से पढ़ाने जाओ तो 1 घंटा खींच लेगा। बस फिंकेलस्टीन या बस स्वार्ट्स। बनाएंगे एक दिन, मूड जरूर बनाएंगे फिंकेलस्टीन स्वार्ट्स पढ़ाने के लिए। ये एक्चुअली क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना देर बैठाने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना लंबा टाइम तक बैठा दे। पर हाँ, कोई भरोसा नहीं है कब किससे सवाल आएगा, ऑर्गेनिक में किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो हाँ, एक दिन जरूर से मूड बनाना पड़ेगा फिंकेलस्टीन स्वार्ट्स पढ़ाने के लिए। अभी आप लोग बस रिएक्शन लिख लीजिएगा, बनाना ना। चलिए अगला, 1 मिनट। योर रिक्वेस्ट टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व बाय 29 शाम को, कल शाम को 4 बजे तक इंटरनेट नहीं होगी। व्हाट द फक मैन। ठीक है, है। अगला, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। नहीं, दिन में तो वैसे भी मेरा नेटफ्लिक्स नहीं हो पाता। अरे कोई नहीं, लैपटॉप में मूवी की कमी थोड़ी ना है। तुम लोग देख नहीं पा रहे हो बट मैं एक हार्ड ड्राइव दिखा रहा हूं, भरी हुई है इसमें मसाले। रिरन देख लेंगे फ्रेंड्स का, फिर से क्या जा रहा है, टीवी में स्क्रीन को कास्ट कर देंगे। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाना है तो देखिए, उपसीस RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन ऐड कर रहे हैं। तो मतलब कैसे करेंगे, इसे R कार्बन, यहां पे इसे हेलोजन जोड़ देंगे, है कि नहीं। अरे सिंपल सा तो है, सिंपल सा तो है। इफेक्टिवली अगर देखो इन दोनों को तो क्या चेंज लग रही है इस कंपाउंड में, एल्कीन में क्या चीज जुड़ा है। एल्कीन में ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सा चीज ऐसा है जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है ताकि ये हैलोजन के साथ क्या जुड़ा है। तो एक तो क्लियरली दिख रहा होगा, एक्स ग्रुप तो डेफिनेटली जुड़ा है, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है किसी को। हाइड्रोजन भी एक तो जुड़ा है साथ में, एक तो एक्स जुड़ा है, और यहां पे पहले CH2 हुआ करता था, अब ये CH3 हुआ है, मतलब एडिशन हुआ है HX का। कुछ निकला विकला है क्या, कुछ निकला विकला है क्या, कुछ नहीं निकला, बस जुड़ा है, चुपचाप जुड़ा है। इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। आज हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन देखा, अब हम आज तो पूरा नहीं हो पाएगा एडिशन रिएक्शन का, बस बेसिक। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। एलाइलिक आएंगे अभी, इसी के बाद आएगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है एलाइलिक।
एडिशन रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाली क्लास की अगर हम थोड़ा सा देखें, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पहला वाला क्लास रिएक्शन, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स बताया था कि क्या क्या टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तो एक लंबी सी हमारी लंबी चौड़ी सी लिस्ट थी। अब मुझे लग रहा है मिलेगा भी नहीं, मिलेगा क्या, मुश्किल लग रहा है। तो हमने, तुम्हारे नोटबुक में होगा, अगर तुम ढूंढ लोगे नोटबुक में एक होगा जहां मैंने बताया था कि इतने सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें से तुमको कौन सा क्या पढ़ना है वो बताया था। ढेर सारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखवाया था, आई थिंक पहला ही वाला क्लास में बताया था कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, और वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन के, यहीं पे बताया था। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, नहीं था क्या? अब मुझे मिल नहीं रहा है, तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा, उसमें कैटेगरी होगा एडिशन रिएक्शन। देख के बताए, हाँ टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे बताया था वहां पे एक कैटेगरी होगा एडिशन रिएक्शन का। एक बार देख के बताओ जरा, एडिशन रिएक्शन मिला कि नहीं? तो मेरे को तो यहां पे मिल नहीं रही है। मिला? बिल्कुल। कौन कौन से एडिशन रिएक्शन थे उसके अंदर? कौन कौन से एडिशन रिएक्शन थे देख रहे हो? कॉपी में होना, चीज कॉपी में होना और डिजिटल कॉपी में होना कितना डिफरेंस है। वो तुमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपने हाथों से लिखा हुआ है तुमने। मैंने अपने हाथों से कंप्यूटर में लिखा है तो मुझे नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, तीन तरीके का एडिशन रिएक्शन आप लोगों को बताया गया था। बिल्कुल सही बात है। यहां पे जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, दिस एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस टाइप ऑफ एडिशन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला इसको? मन में सवाल उठेगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला? उसका जवाब यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए क्योंकि हमारे पास जो अभी ग्रुप है वो ग्रुप देखो कैसा है, आर, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इत्थे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई बॉन्ड बनाया ना बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, साथ में हमें और भी पता है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसे एक ठो बॉन्ड ऐसे बनता है, एक ठो ऐसे, एक ठो ऐसे, एक ठो ऐसे। ये वाला बात भी हमको पता है, पाई बॉन्ड बना है तो ऐसे ही स्ट्रक्चर का बनेगा, चाहे सिस बने चाहे ट्रांस बने, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब यहां पे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ज्यादा है, यहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा और इट वी कैन कॉल इट अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या मेरा बात समझ में आया? और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में बोलो कौन रिएक्शन कर सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में कौन रिएक्शन कर सकता है? इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? कि ऑप्शन है इसके पास, इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही कर ले रिएक्शन, और जो एरो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के तरफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ बनेगा। इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं, एक बार लिखा हुआ है फिर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्योंकि एल्कीन्स के पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्ट करेगा। गॉट इट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है और सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, तो ये रिएक्शन होता कैसे है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, और वो चीज समझने के लिए हमें पहले एक दो रिएक्शन को लिख के देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं मान लो HBr, तो इसमें जो ब्रोमीन है वो दोनों जगह जा सकता है। ये जो ब्रोमीन है वो दोनों जगह जा सकता है, एक तो ब्रोमीन यहां चला जाए ब्लू कलर रीजन में, एक ब्रोमीन येलो कलर रीजन में चला जाए। ब्रोमीन के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, इट कैन गो एनीवेयर, यस और नो। बट देखा गया कि जो ब्रोमीन है वो ज्यादातर केसेस में सेंटर वाला लोकेशन को चूज करता है, ज्यादातर लोकेशन में वो सेंटर वाला, एंड इट इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल फॉर अस। इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा सीधा बना देते हैं। और इस एडिशन को बोला जाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। जिस एडिशन को मैं सख्त नफरत करता हूं उस एडिशन का नाम है मार्कोनिकॉफ एडिशन।
becomes poorer. Markovnikov addition. I hate it. क्या कहा जाता है इसको? मार्कोनिकॉफ एडिशन. कंप्लीटली हेट्रेड से भरा हुआ एडिशन है, हमेशा आपको गलत आंसर तक पहुंचाएगा. इस केस में नहीं, मोस्टली ज्यादातर केसेस. वो एडिशन क्या कहता है? रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर. तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा. मार्कोनिकॉफ बोलता है हाइड्रोजन विल गो टू द प्लेस विच हैज मोर हाइड्रोजन. देखिए, एंड ब्रोमीन विल गो टू द प्लेस विच हैज लेस. मार्कोनिकॉफ सही में हो सकता, अपने स्पेलिंग पे भरोसा तो नहीं करते हैं. बस हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन. ये मार्कोनिकॉफ एडिशन आप बहुत सारे केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस में आप मार्कोनिकॉफ एडिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपल होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, बट मार्कोनिकॉफ एडिशन थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है. यहां केस है, देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन आराम से करो, सही आंसर देगा. कूद कूद के सही आंसर देगा. यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. कहां ऐड करेंगे? हाइड्रोजन किस तरफ ऐड होगा? जिस तरफ लेस हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन किस तरफ ऐड होगा? जिस तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है. नीचे वाला साइड देखोगे तो देयर इज 1 हाइड्रोजन, ऊपर देखोगे तो देयर इज 0 हाइड्रोजन. हाँ हाँ, ये तो पढ़ा चुका, इसके पहले वाला भी पढ़ा चुका हूं. ऊपर देयर इज 0 हाइड्रोजन, नीचे देयर इज 1 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? नीचे वाला जोन में. ब्रोमीन कहां जाएगा? ऊपर वाला रीजन में. और आपका आंसर मार्कोनिकॉफ एडिशन से बिल्कुल सही आएगा. यहां ब्रोमीन और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा. बिल्कुल सही जवाब है. नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों देखोगे? एल्कीन को स्टेबिलाइज थोड़ी करना है हमें, एल्कीन तो रिएक्शन करेगा. देखिएगा, इस केस में सही आंसर आया, यस. बट अब थोड़ी देर में, अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल दूंगा, आंसर सही आना बंद हो जाएगा. मैंने ऐसे एग्जाम्पल कर दिया, आपका आंसर अब गलत आना निश्चित है. मार्कोनिकॉफ एडिशन करिए, डेफिनेटली आप माइनर प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे. इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मार्कोनिकॉफ का पापा नहीं ला पाएगा. इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज ब्रोमीन गेटिंग एडिशन ओवर हियर. ब्रोमीन बीइंग एडिंग, इंग्लिश में निकल भी नहीं रहा मार्कोनिकॉफ का नफरत की वजह से. मार्कोनिकॉफ इतना घटिया है कि ये उसके आसपास तक भी पहुंचा नहीं पाएगा आपको. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. देख के लग रहा है एलाइलिक एडिशन हो गया है. डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला पोजीशन में एडिशन को एलाइलिक एडिशन कहते हैं. देख के लग रहा है एलाइलिक एडिशन हो गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. कोई एलाइलिक एडिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मार्कोनिकॉफ फेल हो गया. तो ऐसा रूल को हम क्यों भरोसा करें जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गलत आंसर ले आते. तो हम क्या करते हैं? हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं. सबसे सेफ तरीका है आप इसका मैकेनिज्म की स्टडी करो, और मैकेनिज्म जो बोलेगा हम वो करेंगे. और मैकेनिज्म से देखते हैं क्या कहता है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म किस चीज का? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देख के लग रहा है सही लग रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम एक सिंपल सी कंपाउंड करा रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2. आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है. ढेर ढेर सारा पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है. कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें. कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से रिच है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, बस ये मैकेनिज्म करवा के आज छुट्टी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है. यही जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, ये वाला तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग अभी तुरंत कर लोगे. यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधा जाके अटैक करेगा किस पे? हाइड्रोजन पे. अब हाइड्रोजन के पास एक सवाल उठेगा, हाइड्रोजन के पास मन में एक सवाल आएगा कि मैं कहां जाके ऐड हूं. जो एक्चुअल सिनेरियो होती है इस केस में, वो सिनेरियो ऐसा कुछ दिखता है. आपके पास R ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से कार्बन, और यहां पे 2 हाइड्रोजन दोनों जगह, और यहां पे 1 हाइड्रोजन अपने जगह.
अब यहां पे हाइड्रोजन के पास एक ऑप्शन होता है कि मैं कौन से वाले साइड जाऊं। हाइड्रोजन बोलता है मैं यहां जा सकता हूं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता हूं, मैं यहां कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता हूं, और मैं बीच वाला बॉन्ड दोनों का तोड़वा सकता हूं। मेरे पास अब ऑप्शन है, हाइड्रोजन के पास लिटरली एक ऑप्शन है कि ये कहां जाना चाहता है। क्या ये बात समझ में आया? हाइड्रोजन के पास एक ऑप्शन है कि हाइड्रोजन कहां जाना चाहता है, इस तरीके का एक पॉसिबिलिटी आपके पास दिखे। हाइड्रोजन किधर जाएगा, राइट? तो कौन डिसाइड करेगा? गेस्ट डिसाइड करेगा। अब आपके घर में कोई आया, वो कहां सोएगा वो आप ही लोग तो डिसाइड करोगे, है कि नहीं? ताकि दिक्कत ना हो जाए। तो आपके कमरे में भेज दिया जाता है, कोई लड़का है, मतलब इससे जितार्थ के दोस्त घर में कोई लड़का है तो उसको भेज दिया जाएगा, जितार्थ के कमरे में सो जा, इसके साथ इसकी पूरी कंफर्ट लेवल और पढ़ाई की एकदम, सो जाओ जितार्थ के कमरे में। ऐसे ही होता है, ठीक है, कंफर्ट देख के उनकी। यहां पे भी वैसा सा ही कुछ होने वाला है। हाइड्रोजन हम दोनों जगह लगा सकते हैं और दोनों जगह हम लगाएंगे। हम ऐसे कहीं मर्जी नहीं कर लेंगे। पहले आप हाइड्रोजन इस वाले पोजीशन पे लगा दो, यहां पे पहले से एक हाइड्रोजन है, आप अपने तरफ से जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो उसको यहां जोड़ दो, तो नीचे वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अनन्या गुस्सा मत करना, सॉरी, अपोलॉजीज। और दूसरा पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन को हम नीचे की तरफ जोड़ दें ऐसे। अरे जागृति को आज, तुम लोगों में से कोई जागृति को लिंक भेज देना यार, उसको वो उसका टेलीग्राम चल नहीं रहा है। मेरा भी कई बार टेलीग्राम गड़बड़ करता है चलने में। तो प्लस चार्ज यहां बन जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अगर आप ऊपर बनाओ इसी कंपाउंड को, नीचे वाले को हटा के, आपको ये समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाइड्रोजन दोनों तरफ से जाके दोनों तरफ ऐड हो सकता है। ऊपर वाले में बनाओगे तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा। हाइड्रोजन एक तो यही ऐड हो सकता है, तो आपको मिलेगा CH2+, और दूसरा RCH+। अब आई थिंक कि हमारे क्लास में की कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे और क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सर एक हाइड्रोजन, एक कितने 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 कितने, ओके, राइट। अब ये यहां से तुम लोग संभाल नहीं लोगे, ये नहीं पढ़ा दिया। अब इसमें पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट, कार्बोकेटाइन बना, और जब जब दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि स्टेबल बने। पहली बात हमें याद रखना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना। इंटरमीडिएट जैसे SN1 रिएक्शन है, बिल्कुल SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन जैसा ही तो हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया और पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट रहती है। यहीं पे मार्कोनिकॉफ फेल हो जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट में। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंज और स्टेबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट में फेल। समझ में आ गया कितना सिंपल हो गया आप अपने लिए? तो अब जैसे ही कार्बोकेटाइन आप स्टेबिलाईज कर लोगे, जैसे ही आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलाईज कर लोगे, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अब तुमको पता चल गया कि ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तुम अब चुपचाप इस पे Br- की नॉर्मल अटैक कर दोगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 2 ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टेप 2 ऑफ SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन एक स्टेबल बना के फिर उसमें अटैक कर दो, जस्ट लाइक स्टेप 2 ऑफ SN1 रिएक्शन, जस्ट लाइक स्टेप 2 ऑफ SN1। फिर तो क्या बचा ही नहीं है, फिर स्टेबिलाईज कर लो कार्बोकेटाइन को, बना लो प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक सवाल पूछूंगा और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक सवाल पूछूंगा, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में टेस्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि कहां कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी सोच, मतलब क्लियर रखना। कार्बोकेटाइन SN1 E1 अब मिल गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, बस उतना अगर याद हो जाए कार्बोकेटाइन के बारे में तुम लोग संभाल लोगे। इसी चैप्टर का बोल रहा है टेस्ट लेने के लिए, पढ़ाने के बाद। कार्बोकेटाइन का बहुत ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन जहां बने वहां रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट होते ही तुम्हारे आंसर गलत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट होगा, अभी इस क्वेश्चन में अभी रीअरेंजमेंट होगा। मिथाइल शिफ्ट होगी इसमें। आगे आंसर, आगे आंसर क्या होगा इसमें? सबसे मैकेनिज्म से करो क्वेश्चन। सब जगह ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म नहीं सिखा पाऊंगा, जितना सिखा पाऊंगा उतना सीख लीजिएगा। एक तो देखो ये बनेगा, दूसरा एक तो ये बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट देगा, ये दोनों आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देगा। ये एक माइनर बनेगा डेफिनेटली, और ये भी माइनर बनेगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, तो ये भी एक माइनर हो गया, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये आया प्लस चार्ज, ये फाइनली सही प्रोडक्ट बना देगा आपको, ये आंसर हो जाएगा मेजर। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे आंसर में? टोटल 4 आंसर आ जाएगा। फिर से वही सेम गलती किया, टोटल आंसर आ जाएगा 4। पहले वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा, अब तो बोल बोल के गलती करवा रहा हूं तुम लोगों से, बोल बोल के गलती करवा रहा हूं। BR, सॉरी माय बैड। अच्छा, जितार्थ खोज रहा था, जितार्थ खोज रहा था कहां मिलेगा। एक स्टीरियो आइसोमर तो ढूंढे लेंगे आज साला, छोड़ेंगे नहीं स्टीरियो आइसोमर को, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 2 प्रोडक्ट, और ये मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर, ये दोनों माइनर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? मजा आया ना ऑर्गेनिक? देखो एक बार जीओसी एक बार हो जाने के बाद कैसे सिंपल सिंपल सा नहीं लगता ऑर्गेनिक। क्वेश्चन पेपर ना दिस सक्स, सॉरी, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद हाथ से निकल जाए, दिस सक्स। सॉरी को क्वेश्चन पेपर मिल गया था टेस्ट के पहले, बट क्लास कर रहा था एंड ही वाज टू टायर्ड टू चेक द क्वेश्चन पेपर आउट, और टेस्ट मिस हो, मतलब सेम क्वेश्चन पेपर आ गया। दिस सक्स। एनीवेज, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। अगले क्लास में हम इसका दूसरे एस्पेक्ट देखेंगे, मार्कोनिकॉव रूल पढ़ें, अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ेंगे, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और इसमें 2 और मैकेनिज्म है वो भी पढ़ेंगे। नहीं, और मैकेनिज्म नहीं है इस पे, यही 2 है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ही है। मूवी दिखा दिया स्कूल वालों ने, वो भी गांधी जी, वो भी गांधी जी, ये क्या बात हो? मतलब तो साइंस वाइंस का मूवी दिखाना चाहिए। इंग्लिश तो खैर दिखाना चाहिए, ठीक है, तुम लोग इंग्लिश का, योर इंग्लिश का हालत इज बैड ओनली। ओनली और ना, इंग्लिश में नहीं आता ये सेंटेंस, ओनली और ना, ये इंग्लिश के नहीं आता सेंटेंस में इस तरीके। चलो, तो कोई डाउट तो नहीं है, फिर आज एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और कोई किसी को